हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 10। देखिए, मैंने आपके साथ ये सीरीज शुरू करी थी जिसमें मैं पूरा 2023 ये कवर करने वाली थी और इन टोटल 2400 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाली थी। तो उसी सीरीज़ में आज पार्ट नंबर 10 मैं डिस्कस करने वाली हूँ और इससे पहले 9 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये पूरी वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो 2023 का जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर वो आपका कवर हो जाएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये कौन बनी है। देखिए, यहाँ पर बात आई है ICC के हॉल ऑफ फेम में। तो देखिए, ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर तो ये बनी है डायना एडुल्जी। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो डायना एडुल्जी है ये बनी है भारतीय महिला क्रिकेटर है जो कि हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ICC के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है दुबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष तो इनका नाम है ग्रेग बार्कले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जान लेते हैं डायना एडुल्जी के बारे में। तो ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्हें अभी हाल ही में ICC ने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। और एडुल्जी की अगर हम बात करें तो ये भारतीय महिला टीम की कप्तान रही हुई है और इसके बाद इन्हें क्रिकेट में प्रशासक ये भी बना दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला है जो कि ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है। नाम है इनका डायना एडुल्जी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PM विश्वकर्मा योजना ये लॉन्च की गई है। तो कब लॉन्च की गई है? तो ध्यान रखना, जो PM विश्वकर्मा योजना है इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर कोई भी स्कीम आती है स्पेशली सेंटर की तरफ से तो ये तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखना, PM विश्वकर्मा योजना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। कौन सी डेट को? तो डेट याद रखेंगे 17 सितंबर 2023, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि PM विश्वकर्मा योजना जो कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है 17 सितंबर 2023 को। और इसकी जो योजना है, मतलब ये जो योजना है ये बेसिकली क्या चीज़ है ये हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले जानिए कि जो विश्वकर्मा जयंती है इसी के अवसर पर PM ने जो मतलब हमारे देश के जो PM है नरेंद्र मोदी जी ने PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। अब इसमें देखिए क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को समर्थन और कौशल प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण से शुरू की है। और इस योजना में केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए ये खर्च किए जाएंगे और इस योजना में हितग्राही को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और एक ID कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये किसके लिए है? पारंपरिक शिल्प में जो लोग लगे हैं उनके लिए ये बेसिकली योजना है। विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई है 17 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखना कि बिली जीन किंग कप ये जीता है कनाडा ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, कनाडा की अगर हम बात करें तो इसने किसको हराया? तो इसने हराया है इटली को, और इटली को इसने 2-0 से हराया है और इसी के साथ इसने बिली जीन किंग कप को ये जीत लिया है, यानी कि ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर हम बात करें बिली जीन किंग कप की तो ये कौन सा खिताब होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो महिलाओं का टेनिस होता है तो महिलाओं के टेनिस को ही हम जानते हैं किसके नाम से? बिली जीन किंग कप के नाम से। मतलब बेसिकली ये कप होता है महिलाओं के लिए और महिलाओं के टेनिस के खेल से संबंधित ये कप है। अब महिलाओं का हुआ है ये, तो जानिए पुरुषों का जो टेनिस होता है उसको हम जानते हैं डेविस कप के नाम से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जीता है कनाडा ने जिसकी राजधानी है ओटावा, मुद्रा है डॉलर और प्रधानमंत्री तो ये है जस्टिन ट्रूडो। कनाडा से आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आपने USA का मैप देखा होगा यानी कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का, तो आप देखोगे ऊपर की तरफ कनाडा है, बीच में आपको USA देखने के लिए मिलेगा और नीचे की तरफ आपका मैक्सिको आएगा। ठीक है, अब USA और कनाडा के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन है या
जो इन दोनों को विभाजित करते हैं वो क्या है, वो है 49th पैरेलल लाइन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बिली जीन किंग कप ये जीत लिया है कनाडा ने, किसको हराकर, इटली को हराकर। फिर किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा ये मनाया जा रहा है, यानी कि मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वच्छता पखवाड़ा ये मनाया है रेल मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए रेल मंत्रालय के द्वारा 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2023 तक ये पखवाड़ा जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये मनाया गया है, और रेल मंत्रालय में इसे महात्मा गांधी जयंती के मद्देनजर रखते हुए 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। देखिए क्वेश्चन ये आपके लिए मैंने पूरा 2023 कवर किया है, तो ये क्वेश्चन सितंबर का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी नहीं हुआ है, ये सितंबर की बात है, और इसमें महात्मा गांधी जी की जो जयंती होती है 2 अक्टूबर को, उस तक ये चलाया गया था। और इस वर्ष आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और साथ ही में जल शक्ति मंत्रालयों का संयुक्त अभियान स्वच्छता ही सेवा भी मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा स्वच्छता पखवाड़ा ये किया है रेल मंत्रालय ने, और वहीं बात करें स्वच्छता ही सेवा तो इसमें कंट्रीब्यूशन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और साथ ही में जल शक्ति मंत्रालय का। फिर है सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए रिसेंटली इनका निधन हुआ है। सहारा आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेटर्स की टी शर्ट पे भी पहले ये नाम आता था। तो ध्यान रखिएगा कि सहारा समूह के संस्थापक थे सुब्रत राय, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का याद रखेंगे। देखिए सहारा समूह के संस्थापक थे और अध्यक्ष थे सुब्रत राय, जिनका 75 वर्ष यानी कि 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कहाँ पर, मुंबई में। बेसिकली बिहार के रहने वाले थे और 1978 में इन्होंने सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की थी। फिर हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है बलवीर सिंह, इन्होंने मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा ये किया है पंजाब ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं बलवीर सिंह ने मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 या 5.0 इसका उद्घाटन ये पंजाब के मोहाली में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में किया है। तो किया है पंजाब ने। जान लेते हैं राजधानी जो कि है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारतीय राज्य ये कौन सा बना है। तो ध्यान रखिएगा समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम UCC भी कहते हैं, इसे अपनाने वाला भारतीय राज्य ये बना है अभी हाल ही में उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए UCC के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। अब देखिए ये बेसिकली जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग 4 में जो आपको DPSP देखने के लिए मिलेंगे यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके आर्टिकल नंबर 44 में इसका जिक्र किया गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि किसी भी स्टेट में अगर ये चीज़ अप्लाई होती है तो इसका मतलब ये है कि उस स्टेट में या उस राज्य में जितनी भी चीज़ें होंगी, लॉज होंगे, वो सब एक साथ एप्लीकेबल होंगे रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन। इन सब मामलों में जो है लॉज जो बनेंगे हर एक कैटेगरी के लिए, वेदर वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, सबके लिए जो है वो लॉ इक्वल हो जाएंगे। पहला राज्य UCC को अपनाने वाला ये है गोवा, ठीक है। और अभी जो ये चर्चा हुई है कि कौन सा राज्य इसको अपना रहा है, तो ये है उत्तराखंड। ये भी ध्यान रखिएगा। स्टैटिक पोर्शन में जो मैंने डिस्कस किया है UCC के बारे में कि संविधान के पार्ट 4 में DPSP में आता है आर्टिकल नंबर 44। ये सब भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखिएगा। अभी इम्प्लीमेंट किया है उत्तराखंड ने, तो जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, जिसकी राजधानी है देहरादून। लेकिन बात करें ग्रीष्मकालीन राजधानी की तो ये है गैरसैंण। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल तो ये है गुरमीत सिंह। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये राज्य सरकार की बात हुई है कि किस भारतीय राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए अपने राज्य में स्पेन की ला लीगा के साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने लीगा नेशनल डी फुटबॉल प्रोफेशनल ने आपसी सहमति से या आपसी सहयोग के साथ आप कहें
तो इसके माध्यम से भारत और स्पेन में फुटबॉल के जो खेल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस सहयोग के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल में एक नई फुटबॉल एकेडमी स्थापित की जाएगी। और पश्चिम बंगाल सरकार की बात करें तो लाल लीगा के बीच में समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है बेसिकली फुटबॉल को उत्साही प्रशंसकों के करीबी लाना और इतिहास बनाना। देखिए, अगर आप देखोगे कि जितना भी वर्ल्ड में हम गेम्स खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जो फेमस गेम है वो क्रिकेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल है। फुटबॉल का जो करेज है, फुटबॉल की जो फ़ैन फॉलोइंग्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गेम्स वो यही है, फुटबॉल। उसके बाद फिर आता है क्रिकेट। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल जो है ला लीगा ये स्पेन की कंपनी है और इसने समझौता किया है पश्चिम बंगाल के साथ में। फिर है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो ध्यान रखना कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी ये कर रहा है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, इन्होंने भारत की मेजबानी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया है और इसी के साथ साथ इन्होंने G20 में जितनी भी उपलब्धि हासिल हुई है उन सब का भी जिक्र किया है और देश को कैसे विकासशील देश जो हैं जैसे कि साउथ की जो भी कंट्रीज़ हैं ग्लोबल साउथ की, उनको कैसे विकसित कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की है। तो ध्यान रखिएगा, इसको ये होस्ट किया है भारत ने। फिर आपका क्वेश्चन है 26 नवंबर को भारत में ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 अगर नवंबर की बात करें तो ये हम मनाते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हमें पता है कि हमारे देश का संविधान ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल डे या फिर संविधान दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। देखिए, संविधान बनकर तो तैयार हुआ था 26 नवंबर को, लेकिन हमने इसको सेलिब्रेट किया या फिर आप कहीं लागू किया 26 जनवरी 1950 से और इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये है कि 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है आपका राष्ट्रीय संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर डी। फिर एक ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 ये किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है यानी कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ये रिलीज़ की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अभी हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट इसको इशू किया है या फिर इसको जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है जिसमें वर्ष 2022 में विश्व भर में जो टीबी रोग है इसके कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया है और साथ ही में कोविड-19 के बाद जो 2022 में जितनी मौतें हुई हैं उसका दूसरा प्रमुख कारण कौन सा है? ये आपको टीबी ही देखने के लिए मिलेगा। टीबी जो है बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है और ये बेसिकली लंग्स जो है फेफड़े उनको प्रभावित करता है। फिर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की तो ये हम मनाते हैं 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि डेमोक्रेसी डे ये हम मनाते हैं 15 सितंबर को और थीम आपको हर डे की याद रखनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं तो डेज़ कब सेलिब्रेट करते हैं उसके साथ साथ आजकल थीम पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो थीम भी आपको ध्यान रखनी है। और इस बार की जो थीम थी ये थी अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, तो ये ध्यान रखिएगा और उद्देश्य भी यही था कि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है। लोकतंत्र दिवस का ये मुख्य उद्देश्य था और पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना ये इसका बेसिकली सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। देखिए, थीम है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2007 में ये घोषित किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को ये किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो देखिए, विश्व की पहली जो चिकनगुनिया वैक्सीन है इसको मंजूरी दी है अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रसारण ने मंजूरी दी है। इस टीके को इक्सचिक नाम दिया गया है। टीके का नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में
सिर्फ टीके का नाम देकर भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हाल ही में देखा गया या पाया गया या खोजा गया एक्सचिक ये क्या है। आपसे पूछेंगे कि ये वायरस है, ये एक वैक्सीन है, या कोई पौधे का नाम है, इनकी फ्लावर है, प्लांट है। आपसे कुछ ऐसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इस चिक जो है ये एक वैक्सीन का नाम है, जो कि चिकनगुनिया की वैक्सीन है। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रसारण ने इसको मंजूरी दी है। हालांकि इसको तैयार किया है फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी बेल नेवा ने। फिर किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर सर्विस सेक्टर पॉलिसी, अगर हम इसकी बात करें तो इस पॉलिसी के माध्यम से उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर ये सृजित करने और 10 लाख वर्कर्स के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल तो ये है गुरमीत सिंह। फिर WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा ये किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट ये रिलीज़ कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इसको रिलीज़ करता है WHO। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा टीबी के मामले किस देश में देखने के लिए मिले हैं, तो ये देखने के लिए मिले हैं अभी हाल ही में भारत में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, यह मुख्य रूप से बेसिकली फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फेफड़ों को ही प्रभावित करे। फेफड़ों के साथ साथ ये अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। वर्ल्ड टीबी डे की बात करें तो ये हर साल हम मनाते हैं 24 मार्च को, और इस बार की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। WHO की बात करें, फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना ये हुई थी 1948 को 7 अप्रैल को, और मुख्यालय है जिनेवा में, और अध्यक्ष ये हैं टेड्रोस अधानोम। फिर मिस इंटरनेशनल इंडिया, ये किसे चुना गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें मिस इंटरनेशनल इंडिया की तो ये चुनी गई है प्रवीणा अंजना। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, उदयपुर की बेसिकली ये रहने वाली हैं प्रवीणा अंजना, जो कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही हो जाएगा। नंदिनी गुप्ता की बात करें तो ये बनी है मिस इंडिया 2023, यानी कि 2023 का जो मिस इंडिया का खिताब था ये इन्होंने अपने नाम किया है। तो देखिए, उदयपुर की रहने वाली है प्रवीणा अंजना, जिन्हें मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड ये मिला है। बेसिकली 23 वर्षीय है, ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मिस इंडिया ये मैं बता चुकी हूँ किसे मिला है, नंदिनी गुप्ता को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है इसको ICC ने सस्पेंड कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड टूरिज्म मार्केट की, यानी कि विश्व पर्यटन बाजार की, तो इसका आयोजन ये हुआ है लंदन में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, विश्व पर्यटन बाजार की बात करें तो नवंबर 2023 में इसका आयोजन ये हुआ है लंदन में, और इस आयोजन में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने हिस्सा लिया है, और लंदन में अतुल्य भारत मंडप इसका उद्घाटन किया गया, और इस अतुल्य भारत की थीम ये रखी गई है विजिट इंडिया ईयर 2023। फिर है अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ की, और मंथ कौन सा, अक्टूबर का, यानी कि अक्टूबर के मंथ में ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ ये कौन चुने गए हैं? तो ये हैं 2 व्यक्ति, एक है इसमें मेल कैटेगरी में और एक है यहाँ पर फीमेल कैटेगरी। तो मेल कैटेगरी में मिला है न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को, और अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की तो ये मिला है हेले मैथ्यूज़ को, जो कि बिलोंग करती हैं वेस्ट इंडीज़ से। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि रचिन रविंद्र ये है मेल कैटेगरी से, और हेले मैथ्यूज़ ये है फीमेल की कैटेगरी से। ये देखिए, हाल ही में रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड से हैं और हेले मैथ्यूज़ जो कि वेस्ट इंडीज़ से हैं, इन्हें अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुना गया है। ICC की बात अगर हम करें, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है इसका दुबई में, और अध्यक्ष तो ये हैं ग्रेग बार्कले।
फिर है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि BSI ने किस राज्य में एपिफाइटिक पौधे की एक नई प्रजाति जिसका नाम है लिसियोनोटस इसकी खोज की है। तो ध्यान रखिएगा कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि BSI ने अभी हाल ही में एक एपिफाइटिक प्लांट जिसका नाम है लिसियोनोटस इसकी खोज की है। ये कहाँ पर की है? तो ये की है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने अभी यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने एक एपिफाइटिक पौधे को यानी कि जिसका नाम है लिसियोनोटस नाम चोमी की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम ये रखा गया है लिसियोनोटस। और कहाँ पर मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो पक्के किसांग जिला है यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब ये ढूंढा है किसने? BSI ने यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं ये क्या है। तो इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890 में और मुख्यालय तो ये है इसका कोलकाता में। फिर हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है नज़मा अख्तर को यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बेसिकली जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उसकी कुलपति प्रोफेसर है नज़मा अख्तर। इन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये दिया गया है। तो लिखा है यहाँ पर कि जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नज़मा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नज़मा अख्तर की बात करें तो उनके शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने के लिए महान प्रयासों के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नज़मा अख्तर की बात करें तो इन्हीं के नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया ने लगातार 2 वर्षों तक विश्वविद्यालय श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि जो NIRF होता है इस रैंकिंग में तीसरा स्थान ये हासिल किया है लगातार 2 बार। फिर है मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए मास्टर कार्ड इंडिया की बात करें तो इसके नए चेयरमैन ये बने हैं रजनीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए मास्टर कार्ड इंडिया ने रजनीश कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया है और रजनीश कुमार की बात करें तो पहले SBI यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। और मास्टर कार्ड की बात करें तो दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा भुगतान प्रसंस्करण निगम है और इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा अमेरिका में। फिर है सिल्वर कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन। इसका आयोजन ये कहाँ किया गया है या फिर कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन है ये किया गया है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्या है ये? साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू दी सेंटर ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बेसिकली जो आदिवासी कला प्रदर्शनी है उसका यहाँ पर आयोजन होता है। नवंबर में ये हुआ है नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आयोजन है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और सांकला फाउंडेशन के द्वारा जॉइंट रूप से यानी कि संयुक्त रूप से ये किया गया था। और इसका उद्घाटन ये किया है राष्ट्रपति जी ने जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा ये किस राज्य में उपयोग की गई है? तो देखिए अगर हम बात करें द लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी तो ये अभी यूज़ की गई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए गुजरात की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन संयंत्र की स्थापना ये की जाएगी और इस संयंत्र की स्थापना ये भारत बोटेनिक्स के द्वारा की जाएगी। फिर किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना इसके शुभारंभ किया है? तो देखिए अगर हम बात करें मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ तो ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर टाइम 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी ये कौन सी है? तो देखिए टाइम 100 सूची में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी तो यह इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए इन्फोसिस की बात करें तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 रैंकिंग जो जारी हुई है तो उसमें जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी ये है कौन सी? इन्फोसिस। और इसने 88.38 के प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ में 64वें स्थान पर ये रही है, ध्यान रखिएगा। और NR नारायण मूर्ति सहित 4 इंजीनियर्स के द्वारा 1981 में स्थापित इन्फोसिस राजस्व के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है। और अगर हम बात करें इस सूची में टॉप पर कौन कौन सी वो
कंपनीज़ हैं तो सबसे ऊपर आएगी माइक्रोसॉफ्ट, फिर आएगी एप्पल एंड देन अल्फ़ाबेट जो कि गूगल का मालिक है। फिर है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि में बाहर आया है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी ऑफिशियल तरीके से जो ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्स है उससे बाहर आ चुका है कौन, रशिया। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो रशिया है वो ऑफिशियली जो है वो ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्स से बाहर आ चुका है। देखिए बर्लिन की दीवार की आपने स्टोरी सुनी होगी अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसी में क्या हुआ था कि जब बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था तो उसके गिरने के बाद 1990 में एक साइन हुए और CFE का उद्देश्य ये बेसिकली पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध यानी कि जो कोल्ड वॉर होता है उसके प्रतिद्वंदियों के बीच में सेनाओं के तेजी के निर्माण से मतलब उसके निर्माण को रोकना। और इसका उद्देश्य है बेसिकली जो शीत युद्ध है यानी कि जो कोल्ड वॉर होती है उसके प्रतिद्वंदी को एक ऐसी ताकतें बनाने से रोकना था जिनका इस्तेमाल तेज़ी से हमले में किया जा सके। फिर किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। तो ये दी है अभी हाल ही में किसने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि हाल ही में हॉट बैलून प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा शुरू किया गया। तो हॉट बैलून प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत ये की है हरियाणा सरकार ने और इसका बेसिकली पर्पज़ है टूरिज़्म को बढ़ावा देना यानी कि जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना, और इसीलिए हरियाणा सरकार ने ये शुरू किया है हॉट बैलून प्रोजेक्ट। कहाँ पर, हरियाणा में, ये भी ध्यान रखिएगा। और कब हुआ है, नवंबर की ये बात है, नवंबर में ही इसको लॉन्च किया गया है। हरियाणा की बात करें, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल तो ये है भंडारू दत्तात्रेय। अगला आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के द्वारा वाइट हाइड्रोजन ये खोजी गई है। तो देखिए वाइट हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी खोज ये की गई है फ्रांस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए वाइट हाइड्रोजन कुछ अलग चीज़ नहीं है, बेसिकली जो एक नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसी का ही एक ये हिस्सा है, उसी का एक टाइप है। हाइड्रोजन की बात करें तो हमारी पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा ये आपको हाइड्रोजन ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, काफ़ी अनस्टेबल एलिमेंट है, किधर भी भागता रहता है, कभी इधर की प्रॉपर्टी को शो करेगा कभी इधर की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। तो इसीलिए इसको हमने पहले नंबर पर रख दिया है। नाम है इसका हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं यानी कि समस्थानिक ये होते हैं 3, जिसमें हम बात करेंगे प्रोटियम की, फिर आएगा ड्यूटीरियम और उसके बाद आएगा ट्राइटियम। तो ये भी ध्यान रखिएगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आइसोटॉप कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी एलिमेंट्स आप कह सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए वाइट हाइड्रोजन की खोज ये की है फ्रांस ने, तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए क्या होता है वाइट हाइड्रोजन, तो सफ़ेद हाइड्रोजन या वाइट हाइड्रोजन एक तरीके से हाइड्रोजन का ही प्रकार है और वाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। फ्रांस ने इसको खोजा है, तो राजधानी जान लेते हैं फ्रांस की जो कि है पेरिस और यहाँ की करेंसी तो ये है यूरो। फिर अगला क्वेश्चन आपका आएगा, फिर आपका क्वेश्चन है किस देश की महिला क्रिकेटर जिनका नाम है मेन लैनिंग, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 41वां भारतीय स्थल ये कौन सा बना है। तो ध्यान रखना कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल ये बन गया है शांति निकेतन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को सूची में शामिल किया गया और इसी के साथ अभी ये 41वें नंबर का है और 42वें नंबर का एक और जुड़ा है और टोटल अब हो चुके हैं भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस बार का जो 45वां सत्र है ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है सऊदी अरब में। शांति निकेतन की बात करें तो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। शांति निकेतन की बात करें तो भारत में 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये बन गया है। फिर हाल ही में एशिया कप 2023 ये किसने जीता है, तो ये जीता है भारत ने। भारत ने बेसिकली श्रीलंका को हराया था 10 विकेट से और ये जीता था एशिया कप पुरुष 2023।
इसमें मैन ऑफ द मैच ये थे मोहम्मद सिराज, मैन ऑफ द सीरीज़ तो ये थे कुलदीप यादव, और सर्वश्रेष्ठ कैच तो ये लिया था रविंद्र जडेजा ने। अगला आपका क्वेश्चन है, चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड, ये किससे संबंधित है? तो लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें तो इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण समुदाय, देश और पारिस्थितिकी तंत्र को हुई हानि की पहचान करना और उसकी क्षतिपूर्ति करना, यह है बेसिकली इसका उद्देश्य लॉस एंड डैमेज फंड का, जिसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से। अगला आपका क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध ये किससे है? देखिए, उत्तराखंड के बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि यूसीसी को अपनाने वाला ये अभी भारतीय राज्य बन गया है। तो उसी की रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी? तो ये थी रंजना देसाई कमेटी, यानी कि इनका संबंध है समान नागरिक संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, रंजना देसाई कमेटी ये उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि जो यूसीसी है इससे संबंधित है, और ये बेसिकली रिटायर्ड जज हैं, याद रखिएगा, और इन्होंने ही उत्तराखंड के लिए जो यूसीसी है उसका ड्राफ्ट तैयार किया है। फिर नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? तो ध्यान रखना, ये तिरंगा फहराया है हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा ये जो तिरंगा है ये फहराया गया था पहली बार नए संसद भवन पर। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसकी कुछ डिटेल हम जान लेते हैं कि संसद की जो नई बिल्डिंग है इस पर पहली बार 17 सितंबर को तिरंगा फहराया गया, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गजदार पर यह ध्वजारोहण किया है। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार तिरंगा फहराने की प्रक्रिया के बाद में ही सरकारी इमारत पर जो है वो दर्जा मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, और इसके वास्तुकार हैं विमल पटेल। फिर है देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन, ये किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो ध्यान रखना, ये लगी है यशोभूमि में, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर? दिल्ली में। फिर आपका अगला प्रश्न है, डायमंड लीग फाइनल्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर है सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल में ये जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं, और लास्ट टाइम यानी कि 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था। अगर हम बात करें डायमंड लीग फाइनल्स की तो ये कहाँ हुए थे, मतलब इसका आयोजन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूजीन अमेरिका में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि एशिया और प्रशांत के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो अगेन ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली 13 से 16 नवंबर तक चला है, और कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। किसके लिए है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसका मुख्यालय है पेरिस में, और स्थापना ये हुई थी 1924 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच में 5वें 2+2 मंत्री जो स्तरीय वार्ता का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये हुआ है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 5वीं भारत अमेरिका 2+2 वार्ता 2023 इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कब हुआ है? 10 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, 2+2 वार्ता क्या होती है? यानी कि दोनों तरफ से, यानी कि जो दो देश होते हैं उनमें से दोनों तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और इस कंट्री के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में आते हैं, मीटिंग करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे पूरे दुनिया भर में चल रहे होते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो अमेरिका और भारत के बीच में ये 2+2 वार्ता हुई है ये हुई है दिल्ली में, जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। फिर किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो ये खरीदने का फैसला किया है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि विमानों को भारत में बनाता कौन है? तो ये बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल, तो मैंने बताया था 41वें नंबर पर है शांति निकेतन, और 42वें नंबर का ये बन गया होयसल के मंदिर जो कि कर्नाटक में है। देखिए, होयसल मंदिर को 2014 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था,
और इसे हम हेलो बेडो मंदिर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब इसे अस्थायी से हटाकर परमानेंटली 42वां स्थल ही जोड़ दिया गया है। फॉर्मेशन की बात करें यूनेस्को की, तो यह है 16 नवंबर 1945, जिसका मुख्यालय है पेरिस में और इसके हेड है एड्रे अजोले। फिर आपका क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनने की संभावना है? तो ये संभावना है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारत ये टावर बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई होगी लगभग 191.2 मीटर। और अभी वर्तमान में जो सबसे ऊंची लकड़ी कंक्रीट हाइब्रिड इमारत है वो है कहाँ पर? एसेंट टावर मिलवॉकी में। कितना? 25 मंजिला इमारत है, लगभग 86 मीटर की ये है। फिर है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में उत्तरी की खाड़ी में बोंगो सागर 23 का आयोजन ये किया गया? तो ये हुआ है किस किस के बीच में? तो ये हुआ है बेसिकली भारत की नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है अनुराग सिंह ठाकुर ने और इन्होंने कहा है कि जो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे इनका आयोजन ये 10 से लेकर 17 दिसंबर तक ये होगा दिल्ली में। फिर हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है टोटल 84, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ ये कहाँ आयोजित किया गया? तो दिव्यांगजन का महाकुंभ इसका आयोजन ये हुआ है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। फिर किस भारतीय नवाचार को अर्थशोट पुरस्कार 2023 ये दिया गया? तो ये दिया गया है S4S टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 2023 के लिए जो अर्थशोट पुरस्कार है उसमें 5 विजेताओं का नाम आया है और भारत की तरफ से जो उद्यम है इसका नाम है S4S टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा जो 5 अलग अलग कंपनीज़ हैं या उद्यम आप कहें वो है एक्सिस ऑन एंडिना, GSRT वाइल्ड एंड मैराइन प्रोग्राम, S4S टेक्नोलॉजी और साथ ही में बुमित्रा। फिर किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बना है अयोध्या में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अयोध्या की बात करें तो अगले साल यानी कि 2024 में 22 जनवरी को यहाँ पर राम मंदिर का भी उद्घाटन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस बार 22 लाख दिए जलाकर ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। फिर हाल ही में भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग यानी जिसको हम OPD कहते हैं, इसकी शुरुआत ये कहाँ की गई है? तो ये बेसिकली हुई है दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समर्पित आउट पेशेंट विभाग यानी कि OPD ये समान स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ट्रांसजेंडर को अस्पताल की सेवाओं का लाभ उठाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के साथ चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में असहज महसूस करते हैं और इसीलिए इनके लिए अब शुरुआत की गई है एक अलग से OPD सेंटर की, ये ध्यान रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका नया नाम ये हो गया है संविधान सदन, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, नए संसद भवन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वास्तुकार है विमल पटेल, निर्माण टाटा ग्रुप्स और पहला राष्ट्रीय ध्वज ये फहराया देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। फिर यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हुए हैं डेविड कैमरून, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवंबर को ये अपने जो कैबिनेट है उसमें फेरबदल किया और जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डेविड कैमरून, उन्हें ब्रिटेन का नया विदेश सचिव ये नियुक्त कर दिया है। फिर नई चेतना 2.0 अभियान ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। कब? 25 नवंबर को नई चेतना 2.0 अभियान। और इस अभियान का आयोजन ये जेंडर आधारित हिंसा से बचे लोगों की सामूहिक रूप से मदद करने के लिए किया जाएगा। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए चुना गया? तो ये है असम के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। नाम आपको उनका ध्यान रखना है, इनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए असम के मुख्यमंत्री
हेमंत बिश्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए 17 सितंबर 2023 को चुना गया। शर्मा ये फेलोशिप पाने वाले असम के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा अगर हम अदर फैक्ट की बात करें तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी तो ये थी सोनाली घोष। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल है बिहू फेस्टिवल का। फिर हम माउंट एवरेस्ट के पास लगभग 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला तो ये बनी है शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए शीतल महाजन की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर इन्होंने ये स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई हैं। फिर एक खोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा ये दिया गया है? तो राजकीय मछली का दर्जा ये दिया गया है गुजरात की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी। और गुजरात की सरकार ने भी अपनी राजकीय मछली ये घोषित की है। तो इसके अलावा आपको गंगा डॉल्फिन के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि अभी यूपी सरकार ने से अपना राजकीय जलीय ये जीव घोषित किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा घोल मछली तो ये की है गुजरात ने। देखिए घोल मछली की बात करें तो अहमदाबाद में आयोजित हो रहे वैश्विक मत्स्य सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई है। और ध्यान रखिएगा ये बेसिकली फारस की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर तक बड़े लेवल पे देखने के लिए मिलती है। फिर आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किस क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगाया? तो नाम है इनका मार्लोन सैमुअल्स। ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी ने लगाया तो जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। फुल फॉर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना हुई थी 1909। अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले, मुख्यालय है दुबई में। और इस बार का जो वर्ल्ड कप ये होस्ट किया है इंडिया ने, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि वर्ल्ड कप की जो चैंपियन टीम थी ये थी ऑस्ट्रेलिया। फिर है भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो ध्यान रखना ये है 1037 स्टेशनों पर चालू। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर भारत में प्रतिवर्ष जो बाल दिवस है ये कब मनाते हैं? तो चिल्ड्रंस डे की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए हर साल 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी ये है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी कि फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। फिर है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है निशान ए पाकिस्तान। इससे सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी। फिर है ऑपरेशन सजग, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑपरेशन सजग की बात करें तो इसकी शुरुआत ये अभी हाल ही में की है भारतीय तटरक्षक बल ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारतीय तटरक्षक के द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सजग जो है बेसिकली तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है। अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1978। मुख्यालय है दिल्ली में और अध्यक्ष है तो यह है राकेश पाल। फिर है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत ये किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान ये है 52वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे में भारत ने 7 पायदान की छलांग लगाई है और पिछले साल भारत की जो रैंक थी वो थी 59 और इस बार ये हो गई है 52। और इसमें बेसिकली 5 कारकों के आधार पर ही देश की रैंकिंग तैयार होती है, जो कि इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट सामर्थ्य, ई बुनियादी ढांचा, ई सरकार और ई सुरक्षा। फिर विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है? तो ये हो रहा है बेसिकली कहाँ पर? कोलंबिया में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और बेसिकली नवंबर में ये हो रहा है, ध्यान रखना। 42वां का संस्करण है और इसको हम कह सकते हैं चिकित्सा पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेल के जैसा इसको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। फिर आईना पोर्टल ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? आईना पोर्टल की बात करें इसकी शुरुआत की है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है आईना पोर्टल, तो ध्यान रखिएगा। आईना पोर्टल की बात करें तो देखिए इसकी शुभारंभ मैंने आपको बताया और 5 आधारों पर ये शहर की जानकारी दिखाएगा। जो 5 आधार हैं राजनीतिक और प्रशासनिक, वित्त,
योजना, नागरिक केंद्रित शासन और बुनियादी सेवाओं के वितरण से जुड़े संकेतकों के आधार पर यह प्रस्तुत करेगा। फिर G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पर? रायपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। G20 की बात करें तो 2022 में होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, इस बार होस्टिंग की है भारत ने, और अगले साल ये होस्ट करेगा ब्राज़ील। और अब G20 को ऑफिशियली हम जानते हैं G21 के नाम से, और इसमें कौन सा एक नया मेंबर जुड़ा है? तो ये है आपका अफ्रीकन यूनियन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो इनका आयोजन ये हुआ है चाइना में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर को चीन के हांगझाओ में किया गया, और एशियाई खेल प्रत्येक 4 साल के बाद ये आयोजित होते हैं। प्रारंभ हुआ था 1951 में, और एशिया खेल ऑर्गेनाइजर तो ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। फिर भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023 इसका आयोजन किया गया? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है मित्र शक्ति 2023। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि एडेलगिव हुइरोन इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर ये कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं शिव नादर। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है, और इसका उद्देश्य है राज्य के भीतर श्रम बल को लाभ पहुंचाना। देखिए श्रमिकों के परिवार के लिए मातृत्व लाभ ये 1000 से बढ़ाकर ये 6000 रुपये कर दिया गया, और प्राकृतिक मृत्यु पर मुआवजा ये 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया। फिर हाल ही में किस राज्य में नुआखाई त्यौहार ये मनाते हैं? तो नुआखाई त्यौहार ये हम बेसिकली मनाते हैं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है? तो ये है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा विराट कोहली ने काफ़ी सारे कीर्तिमान इस वर्ल्ड कप में हासिल किए, जैसे कि 50 सेंचुरी इन्होंने बनाई है, सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यही बने हैं, और सबसे ज़्यादा किसी एक सीरीज़ में या किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं। विराट कोहली की पारियाँ थी 279 जिसमें 50 शतक बने हैं, और सचिन तेंदुलकर जी की पारी थी 452। फिर राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये हम हर साल मनाते हैं 16 नवंबर को। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, और 16 नवंबर को उसको प्रभावी किया गया, और इसीलिए हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में। ठीक है। और अगर हम बात करें इस सूचकांक की तो 180 देशों में भारत का स्थान था 161वां, और टॉप पर जो कंट्री थी इसका नाम था नॉर्वे। फिर बीकानेर वाले के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन अभी हाल ही में हुआ है? तो इनका नाम था केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी। फिर पूसा 2090 निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो ध्यान रखिएगा कि पूसा 2090 ये किस्म है किसकी? चावल की। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है कुलदीप त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं कुलदीप त्रिवेदी, इनको केंद्रीय जांच ब्यूरो में नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। CBI की बात करें स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को, मुख्यालय है नई दिल्ली, और संस्थापक तो यह है भारत सरकार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये किसने पेश किया है? तो ये पेश किया अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि हमारे देश के कानून मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली ये बिल पास हो चुका है और एक अमेंडमेंट बन चुका है, और अब हमारे संविधान में बेसिकली 106 संविधान संशोधन ये हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें बात की गई है किसके लिए? लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33%
सीटों का आरक्षण। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो इसका नाम है आईआईटी रोपड़, ऑप्शन नंबर ए। और इस धातु का नाम आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ये है तैंतलम। और कहाँ मिली है? सतलज नदी में। कहाँ पर? पंजाब में। किसने खोजा है? आईआईटी रोपड़ ने। ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा, जिसमें ये बात की गई थी कि ये 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। फिर है पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX एक्सरसाइज 01N ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो इसकी शुरुआत ये कहाँ पर हुई है? ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, पहला जो आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास था, इसका आयोजन हुआ है इंडोनेशिया में। शामिल देश हैं 11। आसियान की बात करें, स्थापना हुई थी 1967। मुख्यालय है जकार्ता और राजधानी तो ये भी इंडोनेशिया की राजधानी, तो ये भी जकार्ता। फिर किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ये किसने अपने नाम किया? तो ये है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? तो सही आंसर है इसका फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। फिर है वर्ल्ड फिलॉसफी डे, ये हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड फिलॉसफी डे की बात करें तो ये हम मनाते हैं 16 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हर साल बेसिकली नवंबर का जो तीसरा गुरुवार होता है, ठीक है, तीसरे गुरुवार को हम मनाते हैं। और इस बार तीसरा गुरुवार ये था 16 नवंबर को, जिस दिन हम मनाते हैं फिलॉसफी डे। थीम आपको ध्यान रखनी ये है फिलॉसफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड। फिर आपका अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 ये रिलीज़ हुई है? तो ये है श्रीलंका से, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन ये किया गया? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, कोविड-19 महामारी के बाद अगर हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यहीं पर हुई थी गांधी पथ यात्रा। और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये गांधी वॉक ये 35वां संस्करण आयोजित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लेमफाउंटेन। मुद्रा रेंट है, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। फिर हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो ये है लाइबेरिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जोसेफ बोकाई ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद के चुनाव को जीत लिया है और ये जॉर्ज विया की जगह लेंगे। लाइबेरिया की बात करें तो राजधानी है मोनरोविया, मुद्रा है यहाँ की लाइबेरिया डॉलर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी ये कौन सी बनी है? तो ये बनी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कोटा जो है वो विश्व का दूसरा है, भारत का पहला है। पहला अगर हम बात करें विश्व का तो ये है थिम्पू। थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है। और ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी का मतलब है बिना रुकावट व दुर्घटना मुक्त यातायात को सुनिश्चित करना। फिर 2024 में पुरुषों का अंडर 19 वर्ल्ड कप ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा बेसिकली साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, पहले ये श्रीलंका में होना था, लेकिन अब ये हो गया है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। 3 कैपिटल मैंने डिस्कस की अभी, जो कि है प्रिटोरिया, ब्लेमफाउंटेन और केप टाउन। केप टाउन की बात करें विधायी राजधानी, प्रिटोरिया प्रशासनिक है और ब्लेमफाउंटेन ये न्यायिक राजधानी है। फिर गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो ये है आपके कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका नाम है जो बाइडन, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इससे पहले 2023 की बात करें तो कौन थे अतिथि? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। फिर एशिया खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व या ध्वजवाहक ये कौन थे? तो ये थे लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें 19वें एशियाई गेम्स की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 23 सितंबर से हुई थी, 8 अक्टूबर तक ये चले थे। टॉप पर चाइना रहा था। और कहाँ पर हुए थे? चाइना के हांगझाऊ में ये हुए थे। 4 साल बाद ये इसका आयोजन होता है और शुरुआत हुई थी 1951 में। फिर हाल ही में 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इनका नाम है अपुइलो दानिश डिसूजा, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस देश के कप्तान बाबर आजम ने सभी प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया?
तो ये है पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं कौन, बाबर आजम। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे, तो ये है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है शक्ति नीति, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। शक्ति नीति की बात करें तो इसका संबंध है कोयला मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस देश में दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट ये लॉन्च किया गया, तो सबसे फास्ट इंटरनेट ये लॉन्च किया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए पड़ोसी देश चाइना में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट ये लॉन्च कर दिया है और ये इंटरनेट कनेक्शन ये 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड स्पीड दे रहा है। चाइना की बात करें राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी और राष्ट्रपति तो यह सी जिनपिंग। फिर अल्जाइमर दिवस ये हम कब मनाते हैं, तो अल्जाइमर डे हम मनाते हैं 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी। और इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है जो है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। फिर भारतीय मूल के गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया गया, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है स्वेला ब्रेवरमैन। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये हम कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। थीम इसकी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि है शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। फिर गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है, तो ये किया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो मणिपुर में सीएम है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है अनसुईया उइके और राजधानी है इम्फाल। और इन्हें गैर कानूनी इसलिए कहा है क्योंकि ये मणिपुर को भारत से अलग करने की बात करते थे और UAPA के तहत इसे गैर कानूनी संगठन ये घोषित कर दिया है। वह विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 22 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए हर साल 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस ये हम मनाते हैं। पहली बार इसकी घोषणा ये WWF ने दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी। अवैध शिकार और वनों की कटाई से गैंडे जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। फिर उधम सिंह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया, ये कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया, तो ये किया गया है किस किस के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है और इसमें भाग लेने के लिए 334 सैन्य कर्मियों वाली नेपाल सेना की एक टुकड़ी ये भारत पहुंची है और ये अभ्यास 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा। कहाँ पर, नेपाल में। राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। इसके प्रेसिडेंट तो यह रामचंद्र पटेल और प्रधानमंत्री तो यह पुष्प कमल दहल। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस कर लें सभी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड अंडर-19 जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ होगा, पुरुषों का। फिर घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा 2 PDF है, ये आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसमें आपको पूरा कंपाइलेशन मिलेगा जनवरी से लेकर नवंबर तक का, हिंदी में होगा। ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, साथ में ऐसी ही बुक है अक्टूबर तक की अपडेटेड, पूरा उसमें हिंदी मटेरियल है और इसमें पॉलिटी आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा आपका MCQs एंड वन लाइनर के थ्रू पूरा आपका कवर है क्या, पॉलिटी। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।